नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है 8 मई 2024 और हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया और तरोताज़ा सेशन, जहां पर हम करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सेशन आने वाले एग्ज़ामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो सेशन को आप लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए। देखिए, आज है 8 मई और 8 मई के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के ऊपर ही है। चलिए देखते हैं उसको। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई। यानी कि 8 मई को हम हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या है, ये कब से शुरू हुआ, क्या मुद्दा है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो इस साल जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आज मनाया जा रहा है उसका थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवार्ड। ठीक है, ये तो इस साल का थीम है। अब देखिए, जो मेन चीज़ है इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बेसिकली वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे ये दोनों एक चीज़ हैं। अब रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट ये दो अलग अलग चीज़ें, बस आपस में लिंक हैं। कैसे लिंक हैं? रेड क्रॉस क्या है? एक संस्था है। रेड क्रिसेंट क्या है? एक आंदोलन है। यानी कि रेड क्रॉस संस्था का जो आंदोलन है उसको रेड क्रिसेंट बोलते हैं। अब ये आंदोलन है क्या? दरअसल जब कभी भी प्राकृतिक आपदा कोई आती है, मान लीजिए कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, या फिर कोई वार हो गया, कोई युद्ध हो गया, जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये आई थी प्रकाश में। तो जैसे कोई वॉर हो गया या फिर कहें कि और कोई आपदा आ गई जहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, तो ये रेड क्रॉस संस्था जो है ये ऐसे लोगों की मदद करती है, ऐसे लोगों की हेल्प करती है जो किसी युद्ध में, जो किसी प्राकृतिक आपदा में, जिनको नुकसान हुआ हो, जिनको चोट लगी हो, जिनको शारीरिक नुकसान हुआ हो, मानसिक नुकसान हुआ हो, तो ये संस्था उनको हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, और ये जो आंदोलन पूरा है इसी को बोलते हैं रेड क्रिसेंट। तो ये हर साल 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस या वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे। अब ये डे 8 मई को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 8 मई को क्या है, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, ठीक है, हेनरी डुनेंट, उनका जन्म दिवस होता है। ठीक है, तो 8 मई को क्या है, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनका आज बर्थडे रहता है, उनका जन्म दिवस रहता है हेनरी डुनेंट का। तो इसलिए 8 मई को ये सेलिब्रेट किया गया। और आपको एक बात और बताते चलें कि जो इसके संस्थापक है रेड क्रॉस के, हेनरी डुनेंट, उनका जन्मदिन मनाया, उनका जो बर्थ था वो 8 मई 1828 को हुआ था जेनेवा में। और उन्हें इस संस्था को बनाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, जो इतना बड़ा इन्होंने अभियान चालू किया उसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। अब बात करें इस दिन की, तो ये दिन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन इंडिविजुअल्स के लिए, उन उन लोगों के लिए जो कि मदद करते हैं, कुछ लोगों की, ऐसे लोगों की जो कि नेचुरल कैलेमिटी का शिकार हुए हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हुए हैं या अदर इमरजेंसी का शिकार हुए हैं। यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा में कुछ लोग, प्राकृतिक आपदा का जो जो शिकार हुए हैं लोग, और जो युद्ध वगैरह, वार वगैरह का शिकार हुए हैं लोग, और भी कोई जो इमरजेंसी आ गई उसमें जितने भी लोग शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, उन सभी की क्या करते हैं, जो लोग मदद करते हैं, जो रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, ये बेसिकली दिन उनके लिए डेडिकेटेड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, रेड क्रॉस एक संस्था है, रेड क्रिसेंट उसका आंदोलन है, जिस आंदोलन में वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। तो ये जो डे है आज का दिन, रेड क्रॉस डे, ये उन वॉलंटियर्स को ही डेडिकेटेड है जो मदद में लगे रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 बाय डिफीटिंग उज़्बेकिस्तान?
यानी कि हाल ही में किस देश ने पुरुषों का AFC यानी कि फुटबॉल की बात हो रही है, AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 उज्बेकिस्तान को हरा के किस देश ने AFC अंडर 23 फुटबॉल कप जीता है अभी? ऑप्शन है चाइना, इंडोनेशिया, जापान या कजाकिस्तान। अब इसकी बात करें इसके प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए देखेंगे इसके बारे में। जापान का ये दूसरा टाइटल है, यानी कि इससे पहले जापान एक बार और जीता हुआ है, ये सेकंड बार टाइम है जहां उसने ये टाइटल जीता है। जापान सिक्योर्ड देयर सेकंड मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप टाइटल बाय डिफीटिंग, किसको हराया उसने? उज्बेकिस्तान को हराया। और ये फाइनल मैच कतर के अंदर दोहा में हुआ है। कतर के अंदर दोहा में ये फाइनल मैच हुआ है। तो फर्स्ट रैंक आई जापान की, यानी कि गोल्ड मेडल जापान ने जीता। सेकंड रैंक किसकी आई? विनर जापान है, रनर अप कौन है? उज्बेकिस्तान है। और थर्ड पोजीशन पर जो टीम थी वो है इराक, क्योंकि इराक ने थर्ड पोजीशन के मैच में इंडोनेशिया को हराया था। तो इराक कौन सी पोजीशन हासिल की? थर्ड पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली जोस रॉल मुलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जोस पॉल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है ग्वाटेमाला, क्यूबा, पनामा, निकारागुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पनामा। यानी कि हाल ही में जोस रॉल मुलिनो को पनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो जोस रॉल मुलिनो विंस पनामाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि पनामा में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें जोस रॉल मुलिनो जीते हैं। और उन्हें जो परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं वो हैं 34.4% वोट। और कुल मिलाकर इन्होंने 7 कैंडिडेट्स को हराया है, यानी कि रेस में 8 कैंडिडेट थे, इन्होंने 7 लोगों को हराकर ये पोजीशन हासिल की है। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द चैंग्स 6 प्रोब टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून? यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाशहीन वाला हिस्सा है, जहाँ पे प्रकाश साउथ वाला हिस्सा मतलब वहाँ से मिट्टी को वापस लाना, यानी कि किसी एक कंट्री ने चैंग 6 प्रोब लॉन्च किया, जिसका मकसद है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर, जो कि डार्क साइड रहती है, यहाँ सूरज की किरणें नहीं आती हैं, वहाँ पहुँचकर और वहाँ से चंद्रमा से मिट्टी को वापस लेके आना धरती पर। तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना, रशिया, इंडिया या जापान? तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। चाइना ने ये लॉन्च किया है चैंग 6 प्रोब, जिसका मकसद है चंद्रमा के जो डार्क साइड है, साउथ पोल है, वहाँ से मिट्टी को उठाकर धरती पर लेके आना। तो चाइना लॉन्च द चैंग 6 प्रोब्स टू गैदर सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, यानी कि चाइना ने चैंग 6 प्रोब लॉन्च किया है जो कि मून की फार साइड मतलब साउथ वाली साइड से क्या करेगा? मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा। इससे पहले बात करें तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USSR, यानी कि जो अभी रशिया है, उसने लूनर सैंपल्स कलेक्ट किए थे, लेकिन वो नॉर्थ साइड से लिए थे, साउथ साइड से नहीं लिए थे, यानी कि वो नियर साइड से लिए थे, फार साइड से नहीं लिए थे। ठीक है। और चाइना का ही जो चैंग 4 है वो 2019 में लैंड किया था, पर वो सक्सेसफुल मिशन रही रहा था, वो वहाँ से सैंपल नहीं ला पाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भद्रा टाइगर रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटका, गुजरात या महाराष्ट्र? इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्नाटका, यानी कि भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? कर्नाटका में हैं। देखते हैं इसके बारे में। द भद्रा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन कर्नाटकाज वेस्टर्न घाट्स है सीन अ सर्ज इन सफारी विजिटर। देखिए मेन जो न्यूज़ में ये आया वो इसीलिए आया कि जो भद्रा टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर हैं, उनके अंदर अचानक से सफारी करने वाले लोगों की भीड़ लग गई है। ठीक है। अब ये जो रिज़र्व है इसको इंडिया का 25वां प्रोजेक्ट टायर साइट घोषित किया गया था 1998 में। और यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन के साथ साथ एलिफेंट की पॉपुलेशन भी है, और साथ में फ्लोफोना मतलब और भी जानवर बहुत सारे वहाँ पर हैं। और दूसरा, यहाँ पर भद्रा रिवर फ्लो होती है
जिससे कि जो सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है, जिसमें टीक और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, दवाई जिनसे दवाई बनती हैं, वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सफारी विजिटर की संख्या एकदम से बढ़ गई है। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अगला देखेंगे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? वर्ल्ड प्रेस यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2024 में? 158, 159, 160 या 161? देखिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें अगर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 159 रैंक। यानी कि इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 159 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हालांकि पिछले साल ये रैंक 161 थी, इस बार ये रैंक 159 हुई है। मतलब रैंक में बेहतरी आई है, मतलब रैंक बेहतर हुई है। क्योंकि 180 देश में जिस देश की रैंक 180 है, वहाँ पर वो सबसे ख़राब देश माना जाएगा एज़ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और जिस कंट्री की रैंक 1 होगी, वो सबसे बेहतर देश माना जाएगा एज़ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इंडिया की रैंक 159 है। बात करते हैं इसके बारे में। इंडिया की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का स्कोर है, रैंक तो 159 है, स्कोर की बात करें तो पिछले साल ये स्कोर 36.62 था, और इस साल ये स्कोर बेकार हो गया, घट गया 31.28। 100 को मानते हैं बेस्ट स्कोर, और 100 में से इंडिया का स्कोर पिछले साल 36.62 था, और इस साल वो है 31.28। ठीक है। और ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, वो जारी करती है। ठीक है। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये 180 देशों में निकाली जाती है, एकदम सही बात है। इस रिपोर्ट को निकालने का मकसद होता है, इट इंटेंड्स टू रिफ्लेक्ट द, इस इंडेक्स से ये पता चलता है किस देश में मतलब किस देश के जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नेटिजन्स हैं, उनके पास कितनी फ्रीडम है अपने विचारों को व्यक्त करने की। इट इंटेंड्स टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री। ठीक है ना। और इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, 161 थी पिछले साल, इस बार 159 हुई है। 2 रैंक बढ़ी है, 2 रैंक अच्छी हो गई है। लेकिन ये जो रैंक अच्छी हुई है, इसमें इंडिया का खुद का एफर्ट नहीं है, दूसरे देशों की रैंक खराब हुई है, जिस वजह से इंडिया की रैंक अच्छी हुई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि स्कोर इंडिया का बेकार हो गया है, स्कोर इंडिया का बेकार हो गया है। और लेस देन 40 स्कोर अगर होता है, तो उसको हम खतरे के निशान में मानते हैं, और इंडिया का स्कोर 36 से और घट के 31 हो गया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं दिख रही हैं। अब देखिए, इंडिया के अगर आप कुछ और देशों की बात करें, इंडिया का कंपैरिजन करें उनसे, तो इंडिया टर्की से पीछे है, इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे है, इंडिया यहाँ तक श्रीलंका से भी पीछे है इस सूचकांक में। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, तो टॉप 3 पोजीशंस जो इस इंडेक्स में आई हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे सबसे बेस्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट रैंक, जिसका स्कोर 100 में से 91.89 है। सेकंड नंबर पर डेनमार्क विद अ स्कोर ऑफ 89.6। थर्ड नंबर पर है स्वीडन, जिसका स्कोर है 88.32। अब टॉप 3 तो हो गई, अब बॉटम 3 की बात की जाए अगर, तो सबसे बॉटम पर यानी कि 180वीं रैंक जिसकी है, वो है एरिट्रिया, 16.64 इसका स्कोर है आउट ऑफ 100। सेकंड बॉटम से है वो है सीरिया, 17.41, और थर्ड बॉटम पर है अफगानिस्तान, 19.09। यानी कि सबसे अच्छी रैंक है नॉर्वे की, और सबसे जो वर्स्ट रैंक, बेकार रैंक है, वो है एरिट्रिया की। नॉर्वे का जो स्कोर है वो 91.89 है, और एरिट्रिया का स्कोर है वो 16.64 है। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO किसे बनाया गया? हरीश अय्यर, नवीन पुनिया, RK चौधरी या संजीव नौटियाल? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संजीव नौटियाल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ संजीव नौटियाल एज इट्स MD एंड CEO। अब इनको जो अपॉइंट किया जा रहा है वो 3 साल के लिए किया जा रहा है, और इनका जो स्टार्ट होगा अपॉइंटमेंट, वो 1 जुलाई 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा। अब बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये बैंक फाउंडेड मतलब ये इसका शुरुआत हुई थी वो 1 फरवरी 2017 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका के अंदर आता है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे एवरी ईयर
in 2024 its theme is। तो जो वर्ल्ड अस्थमा डे होता है वो हर साल मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे, पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ठीक है, तो एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अस्थमा डे। दिस ईयर वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 7, 2024। ठीक है, और दिस ईयर द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि चूज़ किया है इस बार का थीम अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग पीपल विद अस्थमा एंड हेल्थ केयर वर्कर्स अबाउट द कंडीशन, यानी कि जो लोग हैं उनको अस्थमा के बारे में टीच करना, जानकारी देना, और हेल्थ केयर वर्कर्स की कंडीशन का बारे में बताना। अगला, विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द 2023-24 ISL टाइटल। देखिए, जैसे IPL चलता है इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ISL भी चलता है, इंडियन सॉकर लीग। तो जो 2023-24 का जो सॉकर लीग हुआ है उसका टाइटल किस टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट, मुंबई सिटी FC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या केरला ब्लास्टर्स? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, मुंबई सिटी FC। तो देखिए, एक जो फाइनल मैच हुआ है रिसेंटली वो कलकत्ता में हुआ है, कोलकाता में, जहां पर मुंबई सिटी FC ने मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से बीट करके अपना सेकंड टाइटल जीता है। इससे पहले वो 2021 में एक बार टाइटल और जीत चुकी है, और उस टाइम पर भी उसने मोहन बागान को ही हराया था। ठीक है, और अगर बात करें ISL की, तो ISL की शुरुआत सन 2014 से हुई थी। नेक्स्ट, recently what percentage of seats have been reserved for women in the bar association committee by the supreme court? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में वुमेन्स के लिए कितने परसेंटेज सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं? 27, 30, 33 या 35? एक्चुअली जो नंबर रिजर्वेशन आया है वो 33% पे आया है, यानी कि 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, तो 33% सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन द बार एसोसिएशन कमेटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। कुल मिला के हमने लगभग 10 क्वेश्चन देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको एक्सप्लेनेशन हमारा पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो सेशन को लाइक करने के बाद ही आप इस वीडियो को बंद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।